नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ एट 10 की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज बाली के लिए होंगे रवाना। भारत को इस बार सौंपी जाएगी G20 समूह की अध्यक्षता। विश्व के बड़े नेता खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे अहम विषयों पर करेंगे चर्चा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। राज्य में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। भाजपा ने सभी उम्मीदवारों की सूची की जारी। वहीं कांग्रेस ने पहली सूची में 250 प्रत्याशियों के नाम पर लगाई मुहर। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की होगी शुरुआत। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की होगी शुरुआत। व्यापार मेले की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस बार व्यापार मेले के फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश। गोवा में आयोजित होने वाले 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए देश के दूर दराज के इलाकों से 75 क्रिएटिव माइंड्स को चुना गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, फिल्म निर्माण में विभिन्न प्रतिभा और युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना है इस अनूठी पहल का उद्देश्य। यूक्रेन के खेरसोन में आजादी के जश्न के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण। अधिकारियों ने लगाया कर्फ्यू। शहर के अंदर और बाहर यात्रा करने पर भी लगी पाबंदी। और इंग्लैंड ने आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब किया अपने नाम। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। जीत के हीरो स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स रहे। 49 गेंदों में खेली 52 रन की पारी, 1 विकेट भी किया हासिल। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। गुजरात में अभी तक कुल 324 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। इनमें पहले चरण के लिए 316 और दूसरे चरण के लिए 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए हैं। पहले चरण में राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में 182 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं मतगणना 8 दिसंबर को होगी। और आइए सीधे अहमदाबाद चलते हैं। देवोशी वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देवोशी, अब जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, काफी हलचल वहां पर बढ़ गई है। क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल चंद्रशेखर, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, गुजरात चुनाव का जो माहौल है वो एकदम गर्म हो रहा है। कहीं ना कहीं गहमा गहमी चल रही है और साथ ही साथ आज जो है वो लास्ट डे है नामांकन भरने का पहले चरण के मतदान के लिए। तो जैसे पहले चरण में हम अगर बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ है, साथ ही साथ दक्षिण गुजरात इसमें शामिल है। मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात जो है वो सेकंड फेज में है। तो पहले चरण के मतदान के लिए जिसको भी जिसका नाम पीछे से अनाउंसमेंट हुआ है टिकट में भाजपा या कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में, तो वो आज लास्ट डे फॉर्म भर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे चरण के मतदान का जो टिकट है वो भी, उसमें भी कांग्रेस की जो है 37 सीट बाकी है घोषित करने की, भारतीय जनता पार्टी की 15 सीट बाकी है। तो वो भी, उसका भी घोषणा जो है वो आज हो सकता है, क्योंकि कल होने वाला था कई पार्टियों का, लेकिन कल नहीं हुआ तो आज तक हो सकता है। उसको भी 17 को जो है वो लास्ट तारीख है, तब उसको फॉर्म भरना है। राजकीय हलचल की अगर बात करें चंद्रशेखर, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो फुल फ्लेज में अपना चुनाव प्रचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद में ही है कल से, और साथ ही साथ जितने भी बड़े नेता है दूसरे राज्यों से जो सीएम या डिप्यूटी सीएम है, वो भी इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपना जो उम्मीदवार है उनका प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस से अभी तक बड़ा नेता कोई इधर दिखा नहीं है। यहाँ के जो स्थानिक नेता है
वो यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व इससे उदासीन है ऐसा लगता है। आम आदमी पार्टी में से भगवत मान आज सौराष्ट्र में है, वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। एक बात चंद्रशेखर यह देखिए कि आम आदमी पार्टी जो है वो पहले बहुत उनका 1 महीने पहले एक माहौल दिख रहा था पूरे स्टेट में, लेकिन अभी जो है उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो 2 सीट पे सिमट गए हैं। जैसे प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया है, वो सूरत में कतारगाम सीट से लड़ रहे हैं, तो वो वहाँ पे चले गए हैं। और उनके जो सीएम फेस ईसुदान गढ़वी है, वो जाम खंभालिया से लड़ रहे हैं, जो सौराष्ट्र की सीट है जिसका पहले चरण में चुनाव होने वाला है, तो वो वहाँ पे अपना प्रचार कर रहे हैं। तो अगर अहमदाबाद में या कहीं और स्टेट में उनका प्रेजेंस जो इतना नहीं दिख रहा है, ये भी एक डेवलपमेंट है। साथ ही साथ एनसीपी की 3 सीटें हैं जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, जिनका चुनाव भी पहले चरण में होने वाला है। कुतियाना की एक सीट जो बहुत बहुचर्चित सीट है, जहाँ से कांधल जाडेजा जो बाहुबली नेता है वो चुनाव लड़ते हैं और हर बार जीतते हैं। उन्होंने अभी एक हमारे पास न्यूज़ आया है सूत्रों से हवाले कि उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो एनसीपी से दिया है, तो वो कहाँ से अब लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे या फिर बीजेपी से लड़ेंगे, वो भी एक देखने की बात है। वो भी थोड़ी देर में हमें पता चलेगा। तो जो कहते हैं कि जो लास्ट मिनट रन है वो अभी चल रहा है सारे पक्षों में, और आगे आगे हमें पता चलता रहेगा, जिसे हम दर्शकों को बताते जाएंगे। जी चंद्रशेखर। देवशी, जैसा कि आपने बताया, आम आदमी पार्टी के बारे में आप बता रहे थे कि 1 महीने पहले जिस तरह का माहौल था वो माहौल अब नहीं रहा आम आदमी पार्टी का। और दरअसल चाहे हम हिमाचल प्रदेश को देखें, गोवा के चुनावों की हम बात करें, या उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी। 1-2 महीने पहले काफ़ी ज़ोर शोर से पार्टी चुनाव में उतरी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आई, पार्टी के जो अधिकतर नेता थे वो उस पार्टी में शामिल हो गए जिस पार्टी को वो देख रहे थे कि ये पार्टी जीतने वाली है। और ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव की तारीख आते आते पूरी तरह से बिखर गई। वहाँ पर क्या कहेंगे आप आम आदमी पार्टी के बारे में? देखिए चंद्रशेखर, सेम सिनारियो है, क्योंकि 1 महीने पहले की हम बात करें तो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे इंद्रनील राज्यगुरु, जो आम आदमी पार्टी जिसने ज्वाइन की थी। ऐसे और भी बड़े नेता थे, वो सब इसमें जुड़े थे और प्रचार चल रहा था। केजरीवाल जी की जो है वो विजिट यहाँ पे चल रही थी। अभी भी भगवत मान वैसे आज गुजरात में ही है, तो ऐसे रोड शो हो रहे थे, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा शोर मच रहा था। लेकिन चुनाव जैसे नज़दीक आया है अभी, तो अगर आज की मैं आपको बात करूँ तो उनमें जो शीर्ष नेतृत्व है, बड़े नेता कहने वाले कोई हमें दिख नहीं रहे। राघव चड्ढा हालांकि है इधर यहाँ पे, लेकिन गोपाल इटालिया और ईसुदान गढ़वी वो दोनों बहुत गुजरात के यहाँ के स्थानिक नेता थे। उनको शायद एक विधानसभा में केंद्रित नहीं होना चाहिए था। अगर पार्टी को गुजरात में कुछ यहाँ से सीटें लाने का गणतरी है या कुछ भी करना था तो, लेकिन वो दोनों अपनी अपनी सीट पकड़ के अभी बैठ गए हैं। तो अभी जो कार्यकर्ता है या फिर उनके जो भी लोग हैं, उनको कौन डायरेक्शन देगा? क्योंकि अगर आप एक ही सीट में सिमट जाओगे तो पूरी जो 182 सीट है उनमें से 2 सीट को छोड़ के आप 180 सीट का अब क्या होगा, वो सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। कांग्रेस को लेकर के अगर हम बात करें, कांग्रेस राज्य में किस तरह से अपना प्रचार प्रसार वहां पर कर रही है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल नदारत है गुजरात से, तो क्या कुछ आपको क्या रणनीति इसके पीछे लग रही है? कांग्रेस ने अपना 2 दिन पहले एक घोषणा पत्र जारी किया है, वो एक उनसे काम हुआ है। उनमें भी अशोक गहलोत से कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं आया था। साथ ही साथ उनका कांग्रेस का कैसा है कि जो नेताओं के आधार पर वो पार्टी जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि उनके जो भी नेता है उनको टिकट देना है या फिर नहीं देते हैं तो फिर बवाल हो जाती है, उसमें ही उलझी पड़ी हुई है। प्रचार जो है वो नेता अपने अपने लेवल पे, स्थानिक लेवल पे कर रहे हैं। उनको राज्य लेवल से या फिर नेशनल लेवल से या हाईकमांड से कोई आकर उनका प्रचार करे या बड़ी बड़ी सभाएं हों, ऐसा अभी माहौल कांग्रेस भी नहीं बना पाई है। सिर्फ अपने जो स्थानिक नेता है उनके बलबूते पर वो अभी चुनाव लड़ रही है। तो सिर्फ स्थानिक नेता और बिना हाईकमांड के सपोर्ट से वो कैसे लड़ेंगे, वो भी एक सवाल या निशान है। तो आगे जो जब चुनाव होगा तो लोग कितना उनको स्वीकार रहे हैं वो पता चलेंगे। जी चंद्रशेखर, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे देवुषी, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से होना और उनका इस वक्त पर भारत का प्रधानमंत्री होना, ये बीजेपी के लिए वहाँ पर कितना बड़ा प्लस पॉइंट बना हुआ है?
ठीक है देवोशी, लगता है उनसे हमारा संबंध इस वक्त कट गया है, बाद में फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। राज्य चुनाव आयोग 16 नवंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी करेगा। वहीं उम्मीदवार 19 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं 7 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। तो दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा ने एमसीडी चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अपने बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। इससे पहले बीते शनिवार को भाजपा ने 232 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। वहीं कांग्रेस ने भी एमसीडी चुनाव के लिए 250 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए पार्षद रहे कई नेताओं को मैदान में उतारा है। गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गिरीश, अगर दिल्ली की राजनीति की हम बात करते हैं तो हम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की अगर राजनीति को जो लोग समझते हैं, एक अच्छा खासा फैक्टर यहाँ पर बीएसपी का है। एक अच्छा खासा उनका वोट परसेंटेज भी है दिल्ली में। बीएसपी किस तरह से कर रही है दिल्ली एमसीडी को लेकर के? देखिए, जिस तरह से बाकी तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी ने भी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी है वो भी चुनावी मैदान में है, भाजपा भी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। तो पिछले चुनावों की बात की जाए, जो पिछले इससे पहले जो चुनाव हुए थे 2017 में, और उससे पहले 2012 की बात की जाए, तो दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी की काफ़ी सीटें आई थीं। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के ज़्यादातर जो उम्मीदवार थे वो पिछली बार आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस बार की बात की जाए तो इस बार 250 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में डटी हुई है, भाजपा भी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि किसी भी तीनों राजनीतिक दलों की, अगर मुख्य राजनीतिक दलों की बात की जाए तो तीनों में से किसी ने भी अभी तक अपने नामांकन पत्र दाखिल नहीं करे हैं। और आज 11 बजे से ये तमाम जो सीटें हैं, 250 सीटें, उन पर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। यानी कि ये तीनों ही राजनीतिक दलों की बात की जाए तो करीब 750 उम्मीदवार आज दिल्ली की सड़कों पर होंगे और जाकर वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी अपना पूरा दम लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी एमसीडी में घुसने की फिराक में है और भाजपा फिर से एमसीडी में काबिज होने की बात कर रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता आगामी 4 दिसंबर को वो किसको अपना नेतृत्व सौंपती है। गिरीश, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें तो किस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही है? कौन कौन से नेता बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं एमसीडी में? देखिए, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा लंबे समय से उनका कहना है कि वो अपनी तैयारियां उसमें पूरी की हुई हैं एमसीडी के चुनावों के लिए। उन्होंने पहले भी कहा था कि चाहे जब मर्जी चुनाव करा लिया जाए। हालांकि पिछले महीने की बात की जाए तो पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी ने एक पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित किया था रामलीला मैदान में, जिसमें दिल्ली के 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे थे रामलीला मैदान के अंदर। और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने इस पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित किया था। जितने भी बूथ कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद रहे थे। तो उनका यही कहना था जो भी बूथ, जिसका बूथ मजबूत है वही जीत हासिल करता है, ऐसा भाजपा का कहना है। इसलिए उन्होंने अपने बूथों को जो है बहुत मजबूत किया है और इसी तरह से भाजपा लगातार अपनी तैयारी करती रही है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी जो 30 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो वाहनों के ऊपर
सेवा ही संकल्प जैसी बातें लिखी हुई हैं और जो भाजपा के लिए पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह जाकर वीडियो वॉल दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है दिल्ली के अंदर। खासतौर पर एक उन्होंने अपना जो संकल्प था, जो वचन पत्र था, वो जगह जगह जाकर दोहरा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान, और उसके तहत जिस तरह से कालकाजी के अंदर 3024 जो मकान बना के दिए गए हैं, फ्लैट बनाकर दिए गए हैं, उसका प्रचार भी भाजपा पूरी तरह से दिल्ली के अंदर करती नजर आ रही है और बता रही है कि जो भाजपा है केवल वादे नहीं करती, जो संकल्प लेती है उसको पूरा करके दिखाती है। इसी तरह से अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उसने भी अपनी गारंटी जारी की है। उसने तमाम बातें कही हैं कि किस तरह से वो कूड़े का निस्तारण करेंगे और बाकी अन्य मुद्दों पर भी उसने अपनी गारंटी जारी की है। इसी तरह कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है और फिर से वो एमसीडी में घुसने की फिराक में है कि किसी तरह से वो फिर से काबिज हो जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस का जो है ग्राफ दिल्ली के अंदर गिरता गया है। चाहे वो लोकसभा सीटों की बात की जाए, चाहे विधानसभा सीटों की बात की जाए या फिर नगर निगम चुनावों की बात की जाए, तो लगातार दिल्ली के अंदर उनका ग्राफ गिरा है और वो फिर से अपना ग्राफ ऊपर उठाने की फिराक में लगे हुए हैं कांग्रेस भी। गिरीश, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ है और पिछले 2-3-4 महीनों में हमने देखा है कि शराब घोटाले की बात करें, सत्येंद्र जैन की हम बात करें या उसके अलावा जो सुकेश चंद्रशेखर का मामला है उसकी हम बात करें, तो इसको लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। ऐसे में आम आदमी पार्टी किस तरह से अपना प्रचार प्रसार कर रही है एमसीडी के लिए? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों आम आदमी पार्टी आबकारी नीति को लेकर बहुत सुर्खियों में रही और जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी भी रही थी जहां पर स्कूलों के नज़दीक, मस्जिदों के नज़दीक जिस तरह से शराब की दुकानें खोली गई थी और उसके लेकर भाजपा ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया था। तो ये जो मुद्दे हैं इस बार चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। दिल्ली की जनता को ये सोचना होगा कि वो किनको अपना नेता चुनती है, किनको अपना नेतृत्व देती है। लेकिन इस बार ये तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कूड़े का निस्तारण की बात की जाए, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार की दिल्ली नगर निगम चुनावों के अंदर दिल्ली की जनता तय करेगी कि वो किसको प्रतिनिधित्व सौंपती है आगामी 4 दिसंबर को, और जिनके परिणाम 7 दिसंबर को आएंगे। और ये जो है 250 सीटों के लिए जो है पूरा दिल्ली नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। गिरीश, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अधिकतर नेता जो टेलीविज़न पर छाए रहते हैं वो दिल्ली के ही हैं, और एक वक्त था दिल्ली में कांग्रेस काफ़ी मजबूत थी। हालांकि पिछले 1 दशक की हम बात करें, लगातार हाशिए में कांग्रेस चली गई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है एमसीडी का चुनाव? देखिए, कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पिछले 15 सालों की बात की जाए तो 15 सालों से कांग्रेस जो है वो एमसीडी में काबिज नहीं हो पाई है और 15 सालों से लगातार जो है दिल्ली भाजपा ने कब्जा जमाया हुआ है एमसीडी के ऊपर। लगातार जो दिल्ली के अंदर लोगों का जो समर्थन मिल रहा है वो भाजपा को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरा है, तो एक तो अपना ग्राफ उठाना चाहती है और फिर से वो चाहती है कि किसी तरह से, क्योंकि इस बार 15 साल पहले की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर एक नगर निगम हुआ करती थी, लेकिन उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उन्होंने दिल्ली को 3 भागों में विभाजित कर दिया था, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। तो उस समय कांग्रेस का नजरिया था कि शायद तीनों नगर निगम में से कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर सत्ता में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीनों ही जगह भाजपा ने अपनी सत्ता के अंदर आई, तीनों नगर निगम के अंदर, और अब 15 साल बाद फिर से दिल्ली नगर निगम को एक कर दिया गया है। तो सबकी नज़र है कि हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत कर आए, क्योंकि 250 सीटें हैं, 250 सीटों में, क्योंकि अपना जो कद है, जो अपना अस्तित्व है, उसको बचाने की भी यहाँ पर लड़ाई चल रही है। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से उसका ग्राफ गिरा है, वो चाहती है कि उसका अस्तित्व बना रहे दिल्ली के अंदर, लोग ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भूल जाएं। तो उसको बचाए रखने के लिए भी पूरी जद्दोजहद कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। शुक्रिया गिरीश इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र आयोजित होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे।
जिस पर सभी सदस्य देशों के नेता विस्तृत बातचीत करेंगे। इस समूह में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़े, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र आयोजित होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे, जिस पर सभी सदस्य देशों के नेता विस्तृत बातचीत करेंगे। इस समूह में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 deliberations have acquired a greater salience in the current global economic and political context. Coming on the top of the existing environmental challenges, lack of progress in the SDGs and the pandemic, the world is currently struggling with many important challenges. These includes uneven post-pandemic economic recovery, debt vulnerabilities, especially in the countries of the global south, ongoing conflict in Europe and its knock-on effect such as food security challenges, energy crisis and inflation on all countries of the world. सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। भारत के लिहाज से यह शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। India's G20 presidency hopes to provide new strength, direction and perspective to G20 discussions on diverse subjects which include green development, lifestyle for environment, digital transformation, inclusive and resilient growth, women-led development, and more importantly, greater voice for the global south in issues of international economic cooperation, as also on the need for reformed 21st century institutions. भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील एक तिकड़ी होंगे। G20 में यह पहली बार है कि इस तिकड़ी में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। During our G20 presidency, India, Indonesia and Brazil would be the Troika. This would be the first time in G20 that the Troika would consist of 3 developing countries and emerging economies in a row. India, as the next chair, would endeavor to provide a greater voice to issues of interest to the global south, as I said earlier, and steer the G20 agenda in a representative and balanced manner. जब प्रधानमंत्री दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्षों को खिताब करेंगे तो उनका फोकस मिशन लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर रहेगा। क्लाइमेट चेंज, डिजिटल रेवोल्यूशन के अलावा पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बहाली पर प्रधानमंत्री खास जोर दे सकते हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वे बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे G20 समिट मीटिंग के लिए आ रहे हैं, इसीलिए बहुत ही कम समय के लिए वो यहाँ हैं, लेकिन फिर भी इस छोटे समय में भी उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना, अपना एक
प्रोग्राम का हिस्सा रखा है, यह देखकर यहाँ का भारतीय समुदाय और भारतीय मूल का समुदाय बहुत उत्साहित है। G20 विश्व विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 देशों के दायरे में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा प्रमुख आता है। ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ मेघना देव और अमृतपाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा पर अपना प्रस्थान वक्तव्य जारी किया है। पीएम मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं इंडोनेशिया की अध्यक्षता में होने वाले 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली का दौरा करूंगा। शिखर सम्मेलन में वैश्विक विकास, खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दों पर अन्य G20 नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा। शिखर सम्मेलन के मौके पर कई अन्य देशों के नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करूंगा। मैं 15 नवंबर को बाली में एक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे देश और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। मैं अगले साल हमारे G20 शिखर सम्मेलन के लिए G20 सदस्यों को अपना व्यक्तिगत निमंत्रण G20 शिखर सम्मेलन में अपनी बातचीत के दौरान मैं भारत की उपलब्धियों और सामूहिक रूप से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालूंगा। भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर आधारित होगी, जो सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है। अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाली से, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमृतपाल, काफी महत्वपूर्ण इस बार का सम्मेलन है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेता वहां पर मौजूद होंगे, और साथ ही साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से क्योंकि भारत को अध्यक्षता सौंपी जाएगी और अगले साल भारत G20 की अध्यक्षता करेगा 1 दिसंबर के बाद से, और अगले साल जो शिखर सम्मेलन होंगे वो भारत की अध्यक्षता में होगा। क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ सोचा समझा जा रहा है, किस तरह का आउटकम आने की आशा है इससे? देखिए, तैयारियां तो मुकम्मल हो गई हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। समिट प्रिपरेशन के लिए शेरपास जो बेसिकली कंट्री को लीड करते हैं नेगोशिएशंस में, वो पिछले 3 दिनों से इसी पे माफ करें वर्क कर रहे हैं कि कैसे जो कंट्रीज के डिफरेंसेस हैं उनको नैरो किया जाए और जो कॉमन मिनिमम ग्राउंड है एक मल्टीलैटरल एफर्ट के तहत जो हमारे वक्त के प्रेसिंग मुद्दे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे वो विमेन लेड डेवलपमेंट हो, चाहे जो हिस्सों में खेमों में दुनिया बटी हुई है कि जी डेवलपिंग वर्ल्ड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड वर्ल्ड, इनकी जो रेखाएं हैं उनको कैसे कम किया जाए और उनको कैसे मिटाया जाए या मिटाने की तरफ कदम उठाए जाएं कि एकजुट होके एक मल्टीलैटरल एफर्ट हो इन मुद्दों पर। तो ये यहाँ तक जहाँ तक तैयारियों का सवाल है ये सब चल रहा है। हाँ। बाकी रहा आउटकम किस तरह की आने की आपने कहा, देखिए आउटकम अगर आप थीम देखें इस बार की वो ये है कि रिकवर टुगेदर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये थीम है कि अगर आपने पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी करनी है और इवन रिकवरी करनी है, क्योंकि रिकवरी हुई है पैंडेमिक के बाद पर अनइवन हुई है, तो अगर आपने वो करनी है तो आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी और सबके जो ध्यान है उन सबके जो इंटरेस्ट्स हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा।
तो उस पर बातचीत होगी। अग्री कितना करते हैं या जाके मुल्क अग्री भी कर जाएं यहाँ, उसको इम्प्लीमेंट कर कितना करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट इस वक्त ऐसा है कि युद्ध के चलते रशिया यूक्रेन वाले के वेस्ट और रशिया में एक मत नहीं दिख रहा, बहुत मुद्दों पर उनका एक मत नहीं दिख रहा। व्लादिमीर पुतिन तो आ ही नहीं रहे। तो ये सब मसले हैं। पर जैसे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा आने से पहले, डिपार्चर से जस्ट पहले कि वो सामान्य अप्रोच हो सबकी और सबके इंटरेस्ट को हित में रख के चला जाए, और ग्लोबल साउथ का एक बड़ा रोल वो देखते हैं, क्योंकि जो ट्रायो का है वो इंडोनेशिया, क्योंकि आउटगोइंग प्रेसिडेंसी है, इनकमिंग प्रेसिडेंसी इंडिया की है, उसके अगले साल प्रेसिडेंसी ब्राजील की है। तो तब ये सभी वो देश हैं जो जिनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो उनका एक बड़ा, उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी एक बड़ी भागीदारी दुनिया की समस्याओं को डील करने के लिए हो, इसकी तरफ एक बड़ा एफर्ट, और प्रधानमंत्री इसको काफी जोर से उठाएंगे जब वो इन लीडर्स से मुलाकात करेंगे, मल्टीलैटरल फोरम में भी, अपनी इंटरवेंशंस में भी, और दूसरा जब बायलैटरली भी इन विश्व नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। चंद्रशेखर। अमृतपाल, क्योंकि अब भारत वहां पर अध्यक्षता ग्रहण करेगा G20 की, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बार बार बोल चुके हैं कि दुनिया में जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, और खासकर रूस और यूक्रेन की हम बात करें, उनका ये कहना है कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। लेकिन बाली में सबसे अच्छा ये है कि भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके रूस के साथ भी अच्छे संबंध हैं, जिसके अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं, जो यूक्रेन से भी बातचीत करता है। तो दुनिया की अगर हम बात करें या G20 के देशों की बात करें, भारत से क्या कुछ आशा की जा रही है वहां पर? देखिए, भारत हमेशा मध्यस्थता की बात करता रहा है, भारत हमेशा डायलॉग डिप्लोमेसी की बात करता रहा है। भारत मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को मिलिट्री मीन से रिजॉल्व करने की के कभी भी पक्ष में नहीं रहा है। और आपने ठीक कहा कि भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है, या कुछ जो देश हैं जो न्यूट्रल हैं, उनमें चंद उन देशों में से एक है। न्यूट्रल तो कई हैं, मतलब ग्लोबल साउथ न्यूट्रल है, ब्राजील न्यूट्रल है, आपका अफ्रीका न्यूट्रल है, ग्लोबल साउथ न्यूट्रल है। उनकी समस्याएं कंप्लीटली डिफरेंट हैं, पर क्योंकि इसकी वजह से जो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी थी वो और इफेक्ट हो गई। ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बहाली हो ही रही थी या उसकी तरफ कदम उठ ही रहे थे, तो फिर ये युद्ध आ गया, और इस युद्ध के चलते फूड क्राइसिस आ गया, एनर्जी क्राइसिस आ गया, फर्टिलाइजर क्राइसिस आ गया। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। तो मेरे ख्याल से भारत इस मुद्दे पर ये बात करेगा कि आप अपने डिफरेंसेस अलग रखें, आपकी जो भी आपके क्लैशेस हैं उसको आप अलग रखें, क्योंकि आपकी जो कॉमन मुद्दे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स, इन्फ्लेशन, इससे तो आप भी ग्रसित हैं, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सबसे बड़ा विक्टिम तो यूरोप है एनर्जी सिक्योरिटी का। तो आप अपने के नेटो हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, या जो भी आपकी क्लैशेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनको आप दरकिनार करें और बातचीत से उसको सुलझाएं, और उसकी गुहार भारत लगाएगा और ये कहेगा कि बाकी के जो इश्यूज हैं जिन पर आपकी एकमत हो सकती है, उस पर आप कम से कम इकट्ठा होके और सामान्य तौर से सभी के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए अमृत एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और ये सवाल यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछला जो 2-3 साल है वो कोविड का काल रहा हुआ है, और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं लॉक्ड थी, लॉकडाउन था, तो एक्टिविटीज चाहे वो अच्छे तत्व हों या अराजक तत्व हों, सबकी एक्टिविटीज रुकी हुई थी। कल इस्तांबुल में जो हुआ है उसके बाद एर्दोआन ने भी कहा कि ये एक आतंकवादी हमला है। तो टेररिज्म को लेकर के क्या कुछ आपको लग रहा है, कोई बातचीत वहां पर?
देखिए, टेररिज्म पर ऐसा कोई सेशन तो नहीं है, पर हाँ, टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा है। तो ये इंटरवेंशन में मतलब वो एक शेड्यूल्ड फॉर्मेट में इस पर कोई वर्किंग सेशन नहीं है, पर क्योंकि ये दुनिया का एक बड़ा मुद्दा है और वो वर्ल्ड इकोनॉमीज को अफेक्ट करता है, लोगों की आउटलुक को अफेक्ट करता है। अर्दोगान साहब यहाँ पहुंच गए हैं बाली में, तो ये मुद्दा जरूर उठ सकता है, खास करके उन कंट्रीज में जो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं उससे, जिसमें एक भारत भी है। और भारत लगातार ये बात कहता रहा है, पर मैं वही कह रहा हूं कि फोकस, क्योंकि आप समझें कि G20 प्राइमरीली एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, तो उस पर जोर रहेगा। पर हाँ, ये मुद्दा आप ये नहीं कह सकते कि ये मुद्दा इस कॉन्फ्रेंस पर उठेगा ही नहीं। वर्ल्ड लीडर्स इस पर डिलिब्रेट और विचार कर सकते हैं। चंद्रशेखर, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमृतपाल, ये सब जानकारियां हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गोवा में 20 से 28 नवंबर 2022 तक आयोजित होने वाले 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र पर कर्टेन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए दुनिया के सिनेमाघरों को एक साझा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इफ्फी भारत और दुनिया भर से हर वर्ष कुछ बेहतरीन सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों का उत्सव मनाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और सिनेमा की उत्कृष्टता को सामने लाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। गोवा में आयोजित होने वाले 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स को चुना गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्देश्य फिल्म निर्माण में विभिन्न प्रतिभा और युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। इस बार 75 क्रिएटिव माइंड के लिए फिल्म फेस्टिवल में 1000 से अधिक प्रविष्टियां आई हैं, जिसमें असम के सोनितपुर, उड़ीसा के खोड़ा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से भी प्रविष्टियां शामिल हैं। दिल्ली में आज से BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहन चल सकेंगे। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को देखते हुए CAQM के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने इन वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में प्रदूषण का स्तर स्थिर है और इस प्रतिबंध के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए आज से दिल्ली में BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहन चल सकेंगे। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन आज फिर से वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के अनुसार दिल्ली में AQI 309 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली का आसमान पूरी तरह से धुंध से ढका हुआ है। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच के AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। नोएडा में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के अनुसार नोएडा में AQI 344 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र में देखने को मिल रही है। वहीं गुरुग्राम में AQI 290 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में है। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल DD नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पम्मी ब्यूटी पार्लर की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि समय पर कार्यालय पहुंचकर हसीना अपना कर्तव्य निभा रही है। उधर बबली पम्मी के फिर से घर लौट आने की भगवान से प्रार्थना कर रही है। अरे हसीना, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सुबह सुबह देखिए, सूरज उठकर आपका रास्ता देख रहा है और आप हो कि अभी तक सो रहे हो। पिछली बार 35 रुपया दिए थे ना, अब की बार 30 दे देना। ए देखो, उस दिन एक बूंदा साफ करने का तुमने 35 रुपया लिया था। अब तो बहुत सारे जेवर है, तो 20 रुपए तोला के हिसाब से हम तुमको देंगे। ये मिश्राइन और शर्माइन तो वही बकेगी जो हम चाहेंगे। अरे बबली, तू काहे उस पम्मी के लिए भगवान के आगे अपना रोना रो रही है? अब वो वापिस नहीं आएगी। तो क्या पम्मी फिर से घर वापस आएगी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक पम्मी ब्यूटी पार्लर, सोमवार से रविवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक मॉडल्स में आज आपको देखने को मिलेगा कि अपने खिलाफ हो रही सुगबुगाहट को भांपने के बाद पल्लवी सूर्यवंशी ने खाई है हर हालत में फैशन शो का हिस्सा बनने की कसम। नोट, मुझे सारे ड्रेसेस रेडी चाहिए बाय टुमारो एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो डिसूजा से कहना मुझे आकर मिले। यस। किसे फोन लगा रही हो? जेके को। क्या हुआ? वो मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहा है। नहीं, ये फैशन शो अगर कोई करेगा तो सिर्फ पल्लवी सूर्यवंशी और कोई नहीं। अगर नहीं तो मैं ये इंडस्ट्री छोड़। इतनी खूबसूरत लग रही थी वो, एकदम बॉलीवुड हीरोइन के जैसे। तो क्या फैशन शो का हिस्सा बनेगी पल्लवी सूर्यवंशी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक मॉडल्स, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार कार्यक्रमों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर वाराणसी की डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिवलिंग की पूजा करने की याचिका को लेकर किरण सिंह की तरफ से अपील की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 मुख्य मांगों के साथ ये याचिका दायर की गई थी। इसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना तत्काल शुरू करने की अनुमति देने, ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिम समुदाय का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश रोकने की मांग की गई थी। इस मामले में प्रतिवादी पक्ष की तरफ से फैसला सुनने योग्य न मानते हुए कोर्ट से इस याचिका को निरस्त करने की मांग की गई थी। इसे लेकर अदालत को आज मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर अपना आदेश देना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मेले का उद्घाटन करेंगे। व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इस बार मेले का मुख्य विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। दिल्ली के प्रगति मैदान में सोमवार यानी 14 नवंबर से ITPO द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। इसमें 14 से 18 नवंबर तक कारोबारी और व्यापारी वर्ग के लिए रखा गया है, जबकि 19 से 27 नवंबर तक आम लोग इस ट्रेड फेयर का दीदार कर सकेंगे। इस बार वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थीम पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश रहेंगे। इस 14 दिवसीय मेले में करीब 2500 से ज्यादा घरेलू और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें विदेशी भागीदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देशों से रहेगी। मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों पर उपलब्ध रहेंगे। प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में आयोजकों ने मेले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने एक और जहां देश भर में करोड़ों परिवारों को धुएं में खाना बनाने से राहत दी है, वहीं महिलाओं द्वारा घंटों चूल्हे पर खाना बनाने से होने वाले समय की बर्बादी को कई हद तक कम किया है।
मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले खंडवा से देखिए उज्ज्वला योजना की जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खबर। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले खंडवा में अब अंतिम गांव तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। खंडवा जिले में कुल 3,20,000 परिवार हैं। इसमें एपीएल को मिलाकर 2,96,000 परिवारों के पास गैस कनेक्शन है। इस योजना से सबसे ज्यादा लाभ उन महिलाओं को मिला है जो घंटों चूल्हे के धुएं के बीच बैठकर खाना बनाती थी। इससे न केवल उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था, बल्कि उनका ज्यादा समय सिर्फ चूल्हे चौके में ही चला जाता था। योजना का लाभ ले रही महिलाओं का मानना है कि गैस कनेक्शन मिलने से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। चूल्हा जलाते थे तो धुआं लगता था आँखों में, अब चूल्हा नहीं जलाना पड़ता। अच्छा, धन्यवाद है, हमको मोदी जी से बहुत फायदा है। पहले हम चूल्हा जलाते थे, हमको बहुत धुआं होता था, और अब हम गैस टंकी जलाते हैं, हमको धुएं से बहुत राहत मिलती है। बस नरेंद्र मोदी की धन्यवाद। किसे रोटी बनाते हैं ना, वो कंडे थपना था, धुआं होता था, आँख में धुआं लगता था, इसलिए अब रोटी बनाता है तो धुआं नहीं लगता है, तो परेशानी नहीं है। फायदा अच्छा है कि भाई लकड़ी कंडे लेने जाते थे, पहले आप नहीं जाना पड़ रहा है। अच्छा फायदा हुआ इससे मिली तो। धुआं होता था घर में, परेशानी होती थी, छोटे छोटे बच्चे थे, साफ टंकी मिली तो अच्छा हो गया। पहला जंगल भटकता था, कंडा अंडा कहीं नहीं मिलता था। अभी फायदो है कि टंकी भरा ले, यहाँ रोटी बना जा आराम से। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया, जिले में प्रथम और द्वितीय चरण में 2 लाख से ज्यादा पात्र परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं और ये कार्य निरंतर जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन का लाभ मिले। वो खरीद नहीं सकते तो उनको निःशुल्क देने की योजना ये उज्ज्वला योजना है। इसमें हितग्राही को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे उन करोड़ों परिवारों को जो चूल्हे के कारण प्रदूषित धुएं के चलते श्वास की बीमारी से परेशान रहते थे, उनके स्वास्थ्य में तो सुधार लाया ही, वहीं बहुमूल्य वन संपदा और पर्यावरण को बचाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूक्रेन के खेरसोन क्षेत्र से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद यूक्रेन ने पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि खेरसोन क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। रूस ने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए सुरक्षा कारणों से स्थानीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। खेरसोन के गवर्नर ने नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और किसी भी प्रकार की यात्रा ना करने का आग्रह किया है। इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 138 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लैंड ने 6 गेंद शेष रहते 5 विकेट गंवाकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम आमने सामने हुई। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने तेज शुरुआत की। मोहम्मद रिजवान 15 रन बनाकर सैम करन की गेंद पर बोल्ड हो गए। मोहम्मद हारिस 8 रन बनाकर राशिद की गेंद पर लपके गए। कप्तान बाबर आजम को राशिद ने अपनी ही गेंद पर लपका। इफ्तिकार अहमद बिना खाता खोले स्टोक्स का शिकार बने। शान मसूद और शादाब खान ने 5वें विकेट के लिए 36 रन जोड़े। शान मसूद को 38 के स्कोर पर करन ने आउट किया। शादाब खान 20 रन बनाकर क्रिस जॉर्डन की गेंद पर आउट हुए। निचले क्रम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और निर्धारित 20 ओवर में पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 137 रन बनाए। 38 रन के साथ शान मसूद टीम के टॉप स्कोरर रहे, जबकि इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट लिए। 138 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और एलेक्स हेल्स पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर बोल्ड हो गए। फिल सॉल्ट भी कुछ खास नहीं कर सके और 10 रन बनाकर हैरिस राउफ का शिकार बने। कप्तान जोस बटलर ने 17 गेंद पर 26 रन की तेज तर्रार पारी खेली।
वहीं हैरी ब्रूक ने 23 गेंद में 20 रन बनाए। मोइन अली और बेन स्टोक्स ने 5वीं विकेट के लिए 33 गेंद में 47 रन जोड़कर इंग्लैंड को जीत के करीब पहुंचा दिया। मोइन अली 19वें ओवर में 12 गेंद में 19 रन की पारी खेलकर आउट हुए। वहीं बेन स्टोक्स 49 गेंद में 52 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर 5 विकेट से ये मैच अपने नाम किया। बेन स्टोक्स लगातार दूसरे विश्व कप में अर्धशतक की पारी खेलकर नाबाद रहे। स्टोक्स 2019 के वनडे विश्व कप फाइनल में भी अर्धशतक लगाकर नाबाद रहे थे। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 विश्व कप के खिताब पर कब्जा किया है। इससे पहले इंग्लैंड ने 2010 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर T20 विश्व कप अपने नाम किया था। वहीं इंग्लैंड ने 2019 में वनडे विश्व कप पर भी कब्जा किया था। इंग्लैंड के सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। आयरलैंड से हार और फिर ट्रॉफी जीत जाना, कुछ ऐसा सफर रहा है इंग्लैंड टीम का। अब इंग्लैंड एक ऐसी पहली टीम बन गई है जिसके पास T20 और ODI दोनों की एक साथ ट्रॉफी है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, मेलबर्न, DD न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी हवाई टैक्सी का सफर कराएंगे जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको अपने गंतव्य पर पहुंचा सकती है। आइए आपको रूबरू कराते हैं विज्ञान जगत के इस नायाब प्रयोग से। क्या आपने कभी हवाई टैक्सी के सफर का आनंद लिया है? यदि नहीं तो अब तैयार हो जाइए एक ऐसी टैक्सी में उड़ान भरने के लिए जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको अपने गंतव्य पर पहुंचा सकती है। इस एयर टैक्सी को वॉलोकॉप्टर नामक एक जर्मन कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी ने कहा कि इसका परिचालन आने वाले 2 वर्षों में पेरिस में शुरू किया जाएगा। इस एयर टैक्सी में एक पायलट के साथ एक यात्री के बैठने की जगह है, लेकिन कंपनी की योजना आगे चलकर इसे 4 सीटर बनाने की है। ये एयर टैक्सी दिखने में भले ही हेलीकॉप्टर जैसी हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से चलने के कारण इसमें हेलीकॉप्टर की तरह शोर नहीं होता। कंपनी ने कहा कि पेरिस के हवाई क्षेत्र में इसका परिचालन करने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इसके बाद एयर टैक्सी का रूट निर्धारित किया जाएगा। हमारा मकसद लोगों को टैक्सी के जरिए हवाई सफर कराना है, लेकिन इससे पहले पेरिस के शहरी वातावरण में उड़ान भरने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत है, जो कुछ महीनों में हमें मिल जाएगा। ये एयर टैक्सी पूरी तरह से बिजली पर संचालित होने के कारण पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखती है। इसका निर्माण फ्लाई बाय वायर तकनीक पर आधारित है, जिससे हेलीकॉप्टर की तुलना में उड़ान भरना काफी आसान हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आज विश्व मधुमेह दिवस है। कौन से कारक हैं जिनसे मधुमेह रोग का खतरा बढ़ता है और क्या करने से मधुमेह से बचा जा सकता है? आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह रोग के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन का हार्मोन, जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज जिस प्रकार से बढ़ रही है, यह एक चिंता का विषय है। मुख्य तौर पर डायबिटीज 2 प्रकार की है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 2 डायबिटीज। जो बढ़ रही है, जो चिंता कर रही है, वो टाइप 2 डायबिटीज है। उन लोगों को जिनके घर में किसी को डायबिटीज है, या फिर जिनका चलना फिरना बहुत कम है, जिनका मोटापा है, या अगर वजन ज्यादा नहीं है लेकिन पेट बाहर निकला हुआ है, या उन लोगों को जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको जो अल्कोहल लेते हैं, उन सब लोगों को डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। उन सबको बचना चाहिए। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। ऐसा होने पर शरीर की कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती और ग्लूकोज शारीरिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं हो पाता। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं करें तो ये शरीर के प्रत्येक अंग को पे असर करेगी, और विशेष तौर पर इसका जो असर होता है वो आंखों पर होता है, किडनी पर होता है, पांव की नसों पे होता है,
और इसका असर हार्ट पे होता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो हार्ट अटैक का होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है कि हमें शुगर को कंट्रोल करें। यदि आप मधुमेह के खतरे में आते हैं तो विशेष रूप से सतर्क रहें और अपने ब्लड शुगर की जांच नियमित रूप से समय समय पर करवाते रहें। हमें बहुत थोड़े से बदलाव करने हैं हमारी दिनचर्या में। हमें सुबह शाम घूमना है, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करना है और साथ में खाने में बदलाव करना है। खाने में घी, तेल, फैट, जो बटर जो हम खाते हैं उनकी मात्रा कम से कम इस्तेमाल में लानी है। कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, भुजिया, पराठा, पूड़ी, ऐसी चीजें जिनमें घी तेल ज्यादा होता है उनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना है। हमें फल रेगुलर खाने हैं। हम चावल खा सकते हैं, उसका शुगर पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन हमें घी तेल की मात्रा एकदम कम रखनी है। और उसके साथ में जो दवाइयां बताई गई है उनको समय पे लेना जरूरी है और बार बार चेक करते रहना जरूरी है कि हमारी शुगर कंट्रोल है या नहीं। जरूरी है कि मधुमेह रोग की गंभीरता को पहचानें और ये जानकारी लें कि कौन से कारकों से इस रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे मधुमेह रोग से बचाव संभव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।